नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम मैथ्स का 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर ले आए हैं और यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। अगर आपने ये पूरा मॉडल पेपर बिल्कुल ध्यान से देख लिया तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके 6 नंबर तो कहीं नहीं गए। तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखें ताकि आपका एक भी नंबर यहाँ से गलत ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीधा सा सिंपल सा मेथड है कि जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हमें अकेला करना होगा, उसके साथ जो जो लगा है उसको दूसरी साइड भेजकर सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए x/3 के साथ में प्लस का 5/2 है तो इसको उस तरफ भेजेंगे, ये प्लस का है दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा -3/2 और ये इधर आएगा तो माइनस का 5/2 है। अब दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, इसका 2 आया और -3 और माइनस का 5 दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 8/2 आ जाएगा। तो x/3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो x/3 2 4 जा 8 यानी माइनस का 4 आ जाएगा। ये यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को जब 3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई। इस तरह ये आपका नंबर 1 नंबर में आ सकता है और कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 1 नंबर में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपका इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है वैसे ही करो। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है तो मान लेते हैं वह संख्या है, यहाँ पर हर में x रख देते हैं और जो उसका अंश है वो हर से 3 कम है यानी x-3। तो माना वह संख्या बराबर x-3/x। अब जैसे प्रश्न में कह रहे हैं कि उसके अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दो, तो ये लो हमने इसमें 5 जोड़ दिया और इसमें भी 5 जोड़ दिया, अंश में और हर में दोनों में 5 जोड़ दिया और ये नई संख्या क्या बन रही है, 3/4 बन रही है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो और इसका गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कैसे होगा, ये -3 है और ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को आप क्या कर लो, जोड़ घटा लो। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है तो ये आ जाएगा प्लस का 2, तो x + 2 हो जाएगा। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो 4x और +2 था तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरह x + 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 3x + 3 × 5 = 15 आ जाएगा। x को एक तरफ कर लो, 4x, ये 3x प्लस का है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और ये 15 है, ये प्लस का 8 है इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। 15 में 8 घटाएंगे बचेगा 7, 4x में 3x घटाएंगे बचेगा x। तो आपकी जो हमने परिमेय संख्या मानी थी वो संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 7 - 3/7 आएगा। 7 - 3 होता है 4 और 4/7। यहाँ पर जो संख्या हमें निकालनी थी वो निकल के आ गई 4/7। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप पहले तो खुद से करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका है 0.015, ये आपकी दशमलव संख्या है, इसको आपको भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में चेंज करने के बाद आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट में बताइए। जो भी आंसर आएगा इसका हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसका आंसर दे देंगे। आप इसको अभी सॉल्व करिए और नीचे कमेंट में बताइए और लास्ट में देखिएगा कि इसका आंसर आपका और जो मेरा है वो सही आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या के 1/4 में 1 घटाने पर
अगर किसी संख्या में 1 घटा दिया जाए किसी चौथाई में तो शेषफल 1 आ रहा है, वह संख्या क्या है? माना वह संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। जैसा प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का 1/4, तो संख्या का 1/4 हो गया ये, और इसमें 1 घटा दो और शेषफल 1 मिल रहा है। जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसे ही हमने यहाँ पर समीकरण बना दिया है। अब ये जो माइनस का 1 है बराबर के उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा x/4 1 + 1 = 2। ये माइनस का है तो इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब तिर्यक गुणा कर दो, 4 का 2 में गुणा कर दो, या कह सकते हैं कि ये इधर डिवाइड में है उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 × 4 = 8। 8 की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो वह संख्या कितनी निकल के आ गई? 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे आप लिख दीजिए अतः वह संख्या बराबर 8। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को, 1/5 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष भाग अपनी पत्नी को दिया। यदि पत्नी के भाग का मूल्य 42,000 है तो महेश की कुल संपत्ति कितनी थी? तो मान लेते हैं, माना महेश की संपत्ति बराबर x रुपए। ठीक, अब जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही करते जाओ। अब यहाँ पर देखो, वो कुछ भाग अपने पुत्र को दे रहा है, कुछ भाग अपनी पुत्री को दे रहा है, और जो बच रहा है वो पत्नी को दे रहा है, और जो पत्नी को दे रहा है वो 42,000 रुपये है। देखो ध्यान से, मान लो टोटल उसकी संपत्ति कितनी है? x है। अब इसी x में उसने 1/3 भाग अपने पुत्र को दे दिया, तो इसी x का 1/3 भाग घटा देते हैं। उसके बाद उसने अपनी पुत्री को 1/5 भाग दे दिया, तो यहाँ पर ये भी घटा देते हैं। अब ये टोटल है, उसने अपने ये पुत्र को दे दिया, ये पुत्री को दे दिया, तो जो बच रहा है वो अपनी पत्नी को दे रहा है, और जो बच रहा है उसकी वैल्यू है 42,000, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जनरली 1 मान सकते हैं, तो इन तीनों का लासा ले लेंगे तो 15 आएगा। अब 1 और 15 ये भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का x में गुणा करेंगे x आएगा, माइनस 3 × 15, तो 5 का x में गुणा करेंगे 5x आएगा, माइनस 5 × 3 = 15, 3 का गुणा करेंगे x में 3x आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया आपका 42,000। अब इस 42,000 का 15 में तिर्यक गुणा कर दो और इसको सॉल्व कर लो। 15x में 5x घटेगा, आएगा 10x, 10x में 3x घटेगा, आएगा 7x, तो 7x और ये 42,000 गुणे ये 15 उधर चला जाएगा। ठीक, अब ये 7 दूसरी साइड जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, बटे 7। 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 6 = 42, तो ये आपका 6,000 आ जाएगा। और ये 15 है, 15 का जब 6,000 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 × 6 = 90,000। ठीक, तो महेश की कुल संपत्ति कितनी थी? 90,000 रुपये। इसके नीचे एक लाइन और जोड़ेंगे, अतः महेश की संपत्ति बराबर 90,000 रुपये। इस तरह ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, और ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर में आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, तो माया की उम्र कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी, जब 20 वर्ष बड़ी है तो 5 + 20 = 25 वर्ष, और बच्चा जैसा कि इसमें दे रखा है 5 वर्ष का है, तो कह रहे हैं अब से कितने वर्ष के पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि x वर्ष पश्चात, और इसके आगे पूरा सेंटेंस लिख देंगे, x वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसको क्वेश्चन, इसकी समीकरण बनाते हैं। मान लो x वर्ष के बाद, तो जो माया होगी उसकी आयु कितनी हो चुकी होगी? 25 + x, क्योंकि अभी वो 25 की है, और x वर्ष के बाद यानी x उसमें जोड़ देंगे। जैसे मान के चलो कि 3 वर्ष बाद माया की उम्र कितनी होगी, तो 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। उसी तरह x वर्ष के बाद कितनी उम्र होगी? 25 + x। इसी तरह कह रहे हैं कि जो उसकी बच्चे की आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चे की आयु 5 है, तो
कुछ वर्ष के बाद, मान लो 5 अभी है, x वर्ष के बाद उसकी इतनी हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगी, बच्चे के 3 गुने के बराबर हो जाएगी x वर्ष के बाद। अब इस x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 25 + x = 5 × 3 = 15 और 3x। x बराबर के उस साइड ले जाओ, 3x - x = 2x। ये 15 है, उस तरफ ले जाओ 25, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 = 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 5 वर्ष। क्लियर हो गई बात, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी समान भुजाएं हैं 2x + 3 और 4x - 1। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब समान भुजाएं हैं तो पहली भुजा 2x + 3 है, तो दूसरी भुजा भी 2x + 3 ही होनी चाहिए जब ये दोनों समान हैं। देखो अभी यहाँ पर x की वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है, तो हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते। एक्चुअली में ये दोनों, ये भी बराबर है, और जो 4x - 1 है ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अभी ये आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी आपको x की वैल्यू नहीं पता है। x की वैल्यू पता हो जाने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान, देखो जो भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तीसरी डिफर होती है। समद्विबाहु का मतलब है, यहाँ पर द्वि लगा है, समद्वि, तो ये द्वि का मतलब होता है 2। इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहली भुजा यहाँ पर दे रखा है 2x + 3 और ये दे रखा है 4x - 1, ये दोनों बराबर हैं। और जो तीसरी है वो है 3x - 2, ये है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है इनका परिमाप निकालो। तो परिमाप आप कब निकाल पाएंगे, जब x की वैल्यू आपको पता होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है क्वेश्चन में ही दे रखा है 2x + 3 और 4x - 1, ये दोनों बराबर हैं, तो इनको बराबर हम रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। 2x बराबर के इस तरफ लाओ, 4x - 2x, ये प्लस माइनस का 1 है, उस तरफ ले जाओ तो प्लस का 1 हो जाएगा। 4x में 2x घटेगा, 2x हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 4/2, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। इस तरह अब आपको यहाँ पर लिखना है पहली भुजा। पहली भुजा कितनी है, 2x + 3, तो 2x की जगह यहाँ पर 2 वैल्यू रख देंगे, 2 + 3, तो 2 दूना 4 और +3 = 7। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो पहली भुजा होगी वही आपकी दूसरी भुजा भी होगी। देखो चाहे तो आप यहाँ पर इसमें वैल्यू रख के निकाल लो, या तो आप ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप से मान लो कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो पहली भुजा 7 की है तो दूसरी भुजा भी 7 की ही होगी। अब यहाँ पर आपको तीसरी भुजा निकालनी होगी। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, तीसरी भुजा आपको ये 3x - 2 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x - 2 में x की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे निकलेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे अगली लाइन में, तीसरी भुजा बराबर 3x - 2, 3x की जगह 2 रख देंगे -2, 3 × 2 = 6 -2 = 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी भुजा 4 आ गई। अब यहाँ पर निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा थी 7, दूसरी भुजा थी 7 और तीसरी भुजा थी 4। 7 × 7 = 14, 4 = 18, 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। इस तरह ये छठा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितने वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी। तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात करो। देखो एक ये आपका तंबू बनाया गया है, ये है शंक्वाकार, ठीक, शंक्वाकार तंबू तैयार किया जा रहा है। इसकी हाइट दे रखी है 15, ये जो है ये इसकी हाइट है वो दे रखी है 15 मीटर, ठीक। और बता रहे हैं तंबू के आधार की परिधि, ये जो नीचे
शंकु में एक वृत्त होता है, ये आपको वृत्त दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप शंकु को उठाकर देखेंगे, सामने रखेंगे अपने, तो वो गोल गोल होता है नीचे से। तो उसके जो परिधि है वो यहाँ पर दे रखी है 44, क्वेश्चन में दे रखा है परिधि 44 दे रखा है। तो ये परिधि दे रखा है, तो इस परिधि की त्रिज्या आराम, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आप आराम से परिधि के माध्यम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो परिधि है ये 2πr होता है, और इसी 2πr को 44 के बराबर रख देंगे तो आपकी जो r है वो निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम कहें कि कितने वर्ग मीटर कैनवास, यानी कितने वर्ग मीटर कह सकते हैं कपड़ा कितना लगेगा उसमें। तो अगर पूरे शंकु का हम क्षेत्रफल निकाल लें, या कहें पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें, तो यहाँ पर हम उसमें कितना कपड़ा लग रहा है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो उसका निकालने के लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठ वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, और इसका फार्मूला क्या होता है, πr/l। अब यहाँ पर एक और समस्या आ गई, अब हमें l नहीं पता है, ठीक है। अब l पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें त्रिज्या पता करनी होगी, और साथ ही साथ उसकी हाइट तो क्वेश्चन में दे रखी है। तो चलो अब हम यहाँ पर इसकी त्रिज्या पता करते। पहले परिधि बराबर कितनी दे रखी है, 44 मीटर, 2πr = 44। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 44/2, और पाई हो जाएगी 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 22 दूना 44, ये कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 यहाँ से आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने, देखो ये सब आप नोट करते चलो कहीं पे। तो यहाँ पर परिधि से हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब इसी त्रिज्या के आधार पर हम लोग तिरछी ऊंचाई यानी l निकालेंगे, जो अभी वक्र पृष्ठ के फार्मूले में πr/l था, तो l हम यहाँ पर निकालेंगे। l को कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है h² + r²। h जैसा कि प्रश्न में दे रखा है 15 का स्क्वायर, और r अभी हमने निकाला 7 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 7 का स्क्वायर होगा 49, तो ये आपका कितना आ गया, 274, अंडर रूट का आ गया 274। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अंडर रूट 274 आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हम वक्र पृष्ठ वाला फार्मूला लगाएंगे, πr/l, ठीक है, πr/l आप याद रखिएगा, 274 यहाँ पर l निकल के आया है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, पाई हो जाएगा 22/7, ठीक, r आपकी 7 थी, और l आपका कितना था, 274, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 22/274, ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ यानी वर्ग मीटर, इतना कपड़ा लगेगा उसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात करो, यानी शंकु का आयतन भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, 1/3 πr²h। तो यहाँ पर वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखो अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब आपको करना पड़ेगा, πr²h 1/3, पाई की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 22/7, और r 7 निकला था तो 7 × 7 कर देंगे, 2 बार है, और h आपकी 15 हो जाएगी, ठीक। 7 से 7 काट दीजिए, 3 से इस 15 को काट दीजिए, 5 आ जाएगा। तो ऊपर बचा 22, ये 7 और ये 5, तो 22 और 7 और 5 इन सबको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 770 घन मीटर, ये आपका आ गया। तो तंबू में आबद्ध वायु कितनी है, 770 घन मीटर। इस तरह हमने इसमें क्या क्या निकाला, वक्र पृष्ठ निकाला और आपका आयतन निकाला। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें पहले तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ी। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए हमें उसका सूत्र लगाना पड़ा, √h² + r²। इस तरह हमारा l निकल आया और l की सहायता से हमने वक्र पृष्ठ निकाला। उसके बाद हमने आयतन निकाल लिया। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 नंबर का। यहाँ पर देखो लिखा है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से, यानी लोहे का आयतन दे रखा है। जब भी घन में आ जाए तो समझ लेना आयतन दिया हुआ है। तो आयतन कितना दे रखा है, यहाँ पर लिख देते हैं 550 घन सेंटीमीटर, ठीक। आगे देखो
लिखा हुआ है इससे बेलनाकार सरिया बनाई जा रही है। सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करो। तो जब सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आयतन का सूत्र लगाते हैं। बेलन की बात हो रही तो बेलन का सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 550। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर यहाँ पर व्यास अगर 1 है तो आर जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एच यानी हाइट यानी लंबाई निकालनी है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या ये सब उठा के उस साइड चले जाइए और सॉल्व कर लीजिए। 550 है, जितना भी ये नीचे है इसको ऊपर कर दो, 7 गुणे 2 गुणे 2 और नीचे क्या कर देंगे 22, 1 1 1 1 की ज़रूरत नहीं, सीधा 22 करो। ठीक, 11 दूना 22 और 11 पचे 55, ये 50 आ गया। अब 2 से 2 को काट दो। अब ऊपर कितना बचा, 50 गुणे 7 गुणे 2। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 दूना 100, 100 और गुणे 7, ये आपका आ गया 700 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सरिया की लंबाई कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 700 सेंटीमीटर। अगर कुछ कहा जाता कि इसको मीटर में निकालो तो 700 को 100 से डिवाइड कर देते तो लंबाई 7 मीटर में आ जाती। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया, ये सॉल्व हो गया। यहाँ लंबाई कितनी निकल के आ गई, 700 सेंटीमीटर, या फिर कहें अगर मीटर में तो 7 मीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज ABC, मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक, तो ये मान लेते हैं ये 90 डिग्री का है, तो ABC कह रहे हैं, तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जो B है वो 90 डिग्री का है। भुजा AB, ये वाली AB 3 की है और AC ये वाली आपकी 6 की है, और कह रहे हैं BAC और ACB ये कोण आपको बताने हैं। तो कैसे यहाँ पर कोण बताए गए हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर आपको साइन कॉस इन सब के रिलेशन नहीं मालूम है तो वो रिलेशन याद कर लीजिए। ये क्या होता है, LAL KKA, ध्यान से समझिएगा। ये साइन का सूत्र है, यानी साइन बराबर हो जाएगा L/K। अब L क्या है, K क्या है, मैं अभी बताता हूँ। ये है कॉस का सूत्र, कॉस का सूत्र हो जाएगा A/K, और ये है टैन का सूत्र, टैन का सूत्र हो जाएगा L/A। तो जो L है वो आपका है लंब, ये वाला लंब। ठीक, और जो A है वो है आधार, ये है आधार, और जो K है वो है कर्ण। ठीक है, याद रहेगा LALKKA। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। हमें संख्याएं कैसे निकालेंगे, हम संख्या ऐसे निकालेंगे कि जो संख्या हमें नहीं मालूम है उसी को हम आधार बनाएंगे, और जो संख्या हमें मालूम है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास ये दे रखी है और ये दे रखी है, ध्यान से समझना बात को। ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 6। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसमें AB/AC आ रहा हो, यानी लंब अपॉन कर्ण आ रहा हो, लंब अपॉन कर्ण साइन में आ रहा है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, तब आपके और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं साइन। अब देखो एक चीज़ और समझने वाली, जिसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना। साइन AB/AC, ध्यान से देखना। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, C की, यानी हमें ये एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है, ये दोनों एंगल निकालने, तो हम इन दोनों के हिसाब से साइन C के हिसाब से AB/AC की वैल्यू निकालते हैं। AB कितना है, 3 है, और AC कितना है, 6 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1/2 आएगा। तो साइन की किसकी वैल्यू 1/2 होती है,
ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 30 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर साइन सी की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो इस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ पर ये जो सी आपका एंगल निकल के आया ये आ गया 30। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं, जब ये 90 आ गया, ये 30 आ गया, 9 3 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 60, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो बी की जगह आप 90 रख दो, सी की जगह आप 30 रख दो, ए की वैल्यू आपकी 60 निकल के आ जाएगी। इस तरह आपके बी ए सी भी निकल गया और ए सी बी भी निकल गया। ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हमने इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपके सामने संख्याएं दे रखी हैं, आयु, शिक्षार्थी, साथ ही साथ उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी दे रखी हैं। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पर एक और कॉलम बढ़ाएंगे। ये आयु हो गया, ये शिक्षार्थी हो गया, या हम कह सकते हैं इसको कि ये आपका बारंबारता है, और तीसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता का। ठीक, याद रखना ये चीज़। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। यहाँ पर है 4, 5, 4, 6, 5, 4, 2। ठीक, अब 4 के सामने 4 लिखो, 4 5 9 लिखो, 9 4 13 लिखो, 13 6 18, 13 6 19, 19 5 24, 24 4 28 और 28 2 30। तो यहाँ पर ये जो निकल के आया है 30, यानी n की वैल्यू कितनी निकल के आई 30, और ये होता क्या है सम। ये जो n आपका निकल के आया है ये सम निकल के आया है, और जब सम निकल के आया है तो हमें मध्यिका का सम वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो मध्यिका का जो सम वाला फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर लगाइए। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सम वाला फॉर्मूला इसका लगाते हैं, उसके बाद जो भी आएगा आप यहाँ करके दिखाएंगे। देखिए ध्यान से। तो इसका सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। यहाँ पर n/2 का मतलब है n/2वां पद, तो यहाँ पर आप लिख लेना n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, n/2 यानी 30 आया था, 30/2, 30/2 प्लस 1/2, तो 30/2 यानी 15वां पद, प्लस 30/2 15वां और प्लस 1 16, 16वां पद बटे 2। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझना। अब ये 15वां पद और 16वां पद ये हम कहाँ से लाएं वो आपको यहाँ पर समझना होगा। तो इसके लिए पहले हम उसी स्क्रीनशॉट पर चलते हैं जहाँ से हमने आपको वो वाला समझाया था। यहाँ से आप देखिए कि 15वां पद और 16वां पद है कौन सा। तो 15 और 16 के जस्ट आगे वाली संख्या बताइए कौन सी है यहाँ पर। तो 15 और 16 के जस्ट आगे वाली संख्या है ये वाली। ठीक है, तो जब ये वाली है आगे वाली, तो हमें क्या करना होगा, इसी के सामने वाला ये लेना होगा। ये पदों की संख्या है, तो यहाँ पर ये इसके पद की वैल्यू कितनी है 15, तो ये 15 पद की वैल्यू है, और यही 16वें पद की वैल्यू है, क्योंकि 15 से जस्ट आगे 19 है, 16 से जस्ट आगे 19 ही है। तो हमें दोनों में यही वैल्यू रखनी होगी, यानी 15 ही वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। यानी 15वें पद की वैल्यू 15 और 16वें पद की वैल्यू 15। तो 15वें पद की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 15, और 16वें पद की वैल्यू भी 15। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 15 30, 30/2 यानी 15, यानी मध्यिका कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 15। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था, 0.015, इसको भिन्न में बदलना था। तो भिन्न में बदलने के लिए इस दशमलव को हटा दीजिए।
तो यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे लगा दीजिए 1 के साथ में। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 5 तियाँ 15 और ये 5 दूना 10 और डबल जीरो, 3/200 ये आपका भिन्न में बदल चुका है। क्लियर हो गई बात। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इस तरह ये हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।